फ्रेंड्स, विभिन्न तैयारियों में लगे हुए आप सभी लोगों को हमेशा एक संशय बना रहता है कि जब केमिस्ट्री, फिजिक्स या बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स हमारे सामने आ जाएंगे तो उसको पढ़ने के लिए नया तरीका हमारे लिए क्या बन जाता है, किस प्रकार से हम उस स्टडीज़ को स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे हमारे जो साथी हैं वो आर्ट्स से पढ़े हुए हैं या वो अदर विभिन्न स्ट्रीम से पढ़े हुए होते हैं, लेकिन उनके सामने ये हमेशा क्वेश्चन रहता है। फॉर एग्जांपल अगर आप सुपर टेट या टेट का एग्जांपल देख लेते हो, उसमें आपको साइंस का भी पोर्शन सॉल्व करना पड़ता है। बहुत सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम्स ऐसे होते हैं जहाँ पर साइंस को प्राथमिकता दी ही जाती है, आप चाहे किसी भी स्ट्रीम्स के हों। तो प्रॉब्लम यहाँ पर शुरू हो जाती है कि केमिस्ट्री, फिजिक्स या बायोलॉजी पढ़ें तो पढ़ें कहाँ से, बुक नहीं, किस जगह से स्टार्ट करें उस केमिस्ट्री को या उस फिजिक्स को या उस बायोलॉजी को, आई मीन होल साइंस को। तो इसी सीरीज़ में बहुत सारे मेरे मित्रों ने मुझसे ये पूछा था कि केमिस्ट्री का क्या है, पे एक नया वीडियो लेके आने वाले हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं एक केमिस्ट्री की पूरी सीरीज़ ही स्टार्ट कर दूंगा और राइट फ्रॉम द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ द केमिस्ट्री, जिसको हम लोग आज इस वीडियो में कवर करेंगे, जिसको इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है उसके बिहाफ पर हम लोग इस चीज़ को कवर करेंगे। तो दोस्तों, अगर इस चीज़ में जब तक हमको कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं मिलेगा तब तक हम उस चीज़ में आगे रन कर ही नहीं सकते हैं। तो जो इंट्रोडक्शन जो पार्ट होगा केमिस्ट्री का, उसमें आप सभी लोगों को ये पता चलेगा कि कहाँ से क्या होती है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उसकी विभिन्न शाखाएं कौन सी होती हैं, हमें केमिस्ट्री में पढ़ना क्या है और एग्ज़ाम में क्या आता है, किस प्रकार से क्वेश्चंस बनते हैं। एग्जैक्टली आपको पूरी की पूरी केमिस्ट्री एक शॉर्ट वे में पढ़ाएगी। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे लेक्चर्स यूट्यूब पर पड़े हुए हैं जिसमें आप लोगों को बताया जाता है कि पूरी की पूरी केमिस्ट्री पढ़ा दी जाती है, लेकिन हमारे ऐसे भाई बंधु जो केवल आर्ट साइड से हैं, उनके लिए केमिस्ट्री को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो उनके लिए मैं कुछ आसान शब्दों में केमिस्ट्री लाया हूं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को देखने से पहले इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, सो दैट कि जो आपसे जुड़े हुए सहपाठी संबंधी हैं उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इस 2 मिनट के इंट्रो लेक्चर में आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि ये हमारा वीडियो केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन के ऊपर होने वाला है। क्या पढ़ते हैं हम लोग केमिस्ट्री में, होती क्या है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री बेसिकली तत्वों का अध्ययन है। तत्व जो हमारे यूनिवर्स में, जो हमारे ब्रह्मांड में, जो हमारे दुनिया में जितने भी प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। अर्थात अगर मैं आपसे कहूँ, हम सभी लोग सांस लेते हैं, ठीक है, और छोड़ते हैं, तो उस सांस लेने और छोड़ने के बीच जिन तत्वों का आदान प्रदान हो रहा होता है, उन तत्वों को हम लोग पढ़ते हैं। बायोलॉजी वो तत्व कहाँ पर जा रहे हैं, के शरीर में जा रहे हैं, वो उनका अध्ययन है, ठीक है। केमिस्ट्री में हम लोग तत्वों का अध्ययन करते हैं, कौन से तत्व किस प्रकार से मिलते हैं और कौन सा एक नया यौगिक या कंपाउंड बना लेते हैं। जो हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री होती क्या है, स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, स्टडी ऑफ मटेरियल्स। तो जब एलिमेंट्स की बात आती है तो एलिमेंट्स या जो भी आपके, मान लीजिए आपने पानी की बात करी, पानी का फार्मूला होता है H2O। ये फार्मूला क्यों होता है, आप आगे आने वाले लेक्चर्स में H2O के बारे में भी पढ़ेंगे, CO2 के बारे में भी पढ़ेंगे। सबसे पहले उनको आपके जो इसमें जो तत्व मौजूद हैं, यानी कि ये पानी है, वाटर है, इस वाटर में जो तत्व मौजूद हैं आपको इसकी स्टडी करनी पड़ती है। केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट द स्टडीज एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड्स। बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं, उनके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स। अब आप यहाँ पर देखिए, ये जो वाटर, जिसको हम लोग साधारण लैंग्वेज में कहते हैं पानी, इसको केमिस्ट्री की भाषा में कहा जाता है H2O, ठीक है। इस H2O में आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन, H फॉर हाइड्रोजन, O फॉर ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं, हाइड्रोजन की संख्या है 2, ऑक्सीजन की संख्या है 1। तो आप ये कह सकते हैं कि इन 2 हाइड्रोजन और इस 1 ऑक्सीजन के मिलने से हमारे पास बन गया है वाटर।
दोस्तों अभी बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि हमारा ये इंट्रोडक्शन ही है, ठीक है। तो आप इसको केवल ऊपर ऊपर सरफेस पर समझिए। दो एलिमेंट्स के बनने से, उन दो तत्वों के मिलने से हमारे पास क्या बन गया, एक नया यौगिक बन गया। तो जब कोई तत्व मिल जाते हैं, बहुत छोटे छोटे एटम्स मिल जाते हैं, तो उनसे हम लोग एक मॉलिक्यूल तैयार करते हैं, ठीक है। हम किसी भी एलिमेंट को मिलाकर, हम दो तत्वों को मिलाकर एक नया यौगिक बनता है। दो परमाणुओं को मिलाने से, दो प्रकार के परमाणु मिलाने से एक नया मॉलिक्यूल बनता है। तो अब इसमें जैसे वाटर हो गया, इसी प्रकार से आप देख लीजिए, वाटर में अगर हम लोग एक और O कर दें, H2O2 कर दें, तो ये बन जाती है हमारी हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्या बन जाती है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। ये एक डीकलरेंट होता है, ये विरंजक का कार्य करता है कि यदि आपको किसी चीज का रंग उड़ाना हो तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज होता है, और कुछ क्लीनिंग एजेंट के रूप में भी काम किया जाता है इसका। तो बहुत सारे यूज हैं, लेकिन अभी हम यूजर्स पर नहीं जा रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि होती क्या है केमिस्ट्री। अब देखिए ये क्या बना है, ये आपके सामने है यौगिक। यौगिक का मतलब क्या होता है? योजन, जुड़ना। क्या जुड़ना? ये यौगिक किस किस चीज से जुड़कर बना है। कौन कौन सी चीजें थी? हाइड्रोजन 2 है, ठीक है, हाइड्रोजन के 2 परमाणु जुड़े हैं और ऑक्सीजन के 2 परमाणु जुड़े हैं। तो अब देखिए, हाइड्रोजन खुद में एक क्या है? तत्व है। हाइड्रोजन है एक तत्व, हाइड्रोजन इज एलिमेंट, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है। अब इस हाइड्रोजन एलिमेंट में, इस हाइड्रोजन एलिमेंट के कितने कितने परमाणु किसी चीज के जुड़ने में लग रहे हैं। तो इस हाइड्रोजन एलिमेंट के या हाइड्रोजन तत्व के 2 परमाणु लगे हुए हैं। यहां पर भी हाइड्रोजन एलिमेंट के 2 परमाणु जुड़े हुए हैं। ऑक्सीजन, यहां पर ऑक्सीजन एलिमेंट के इसका 1 परमाणु जुड़ा हुआ है, यहां पर ऑक्सीजन एलिमेंट के 2 परमाणु जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से एलिमेंट्स के होते हैं परमाणु, ठीक है। और बहुत सारे परमाणु मिलने से हमारा एक पानी का मॉलिक्यूल ये बन गया, हमारा एक हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मॉलिक्यूल ये बन गया। उसी प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन और ऑक्सीजन 2, डाइऑक्साइड, ठीक है ना। डाई को आप नॉर्मली क्या कहते हैं? 2 ऑक्साइड। अब कार्बन तो एक है ही है, साथ में 2 ऑक्साइड, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ? इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं आपके पास? कार्बन एलिमेंट है और ऑक्सीजन एलिमेंट है। तो इस CO2 के मॉलिक्यूल में, जो कि एक मॉलिक्यूल है CO2 का एक ही तो है। अगर हम यहां पर 2 लिख देते तो 2 CO2 के मॉलिक्यूल्स होते, 3 लिखते तो 3 CO2 के मॉलिक्यूल्स होते, 1000 लिखते तो 1000 CO2 के मॉलिक्यूल्स होते। इसी प्रकार से यहां पर, उसी प्रकार से यहां पर। तो CO2 में 2 एलिमेंट्स हैं और तो कोई है नहीं, केवल C है और O है। अब इस एलिमेंट में C के कितने एटम है या कितने परमाणु हैं? C एलिमेंट का है केवल 1 परमाणु, देख सकते हैं केवल एक ही C है। और ऑक्सीजन एलिमेंट के कितने परमाणु हैं? 2 परमाणु हैं। तो जब कार्बन 1 मिलता है और ऑक्सीजन के 2 परमाणु मिलते हैं तो हमारा उससे क्या बनता है? CO2 बनता है। तो इस प्रकार से तत्वों के संयोजन से बनता है यौगिक, तत्वों के जुड़ने से बनता है यौगिक। अब हर यौगिक अपने आप में एक डिफरेंट होता है, एक विभिन्न चीज होती है। कैसे? आपको मैंने एक बॉल में, कटोरी में या कटोरे में मैंने कह दिया कि आपके पास मैदा है, ठीक है, और आपके पास जो है नमक है, और आपके पास मान लीजिए कोई भी एक पानी ले लीजिए, चलिए आपके पास पानी है और आपके पास चीनी है, ठीक है। इन तत्वों से आपको इस बोल में हमने इतने तत्व दे दिए, ठीक है ना, इतनी चीजें दे दी। अब आपसे कह दिया कि भैया
आपको इनसे कोई ना कोई चीज बनानी है और ये चीज मैंने हर एक व्यक्ति को दे दी। ठीक है, दुनिया में भी इसी प्रकार से ये चीजें मूल रूप से मान लीजिए मौजूद हैं। अब इन्हीं चीजों से हम डिफरेंट प्रकार के पकवान भी बना सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। क्या हो सकता है कि एक व्यक्ति इन सभी चीजों से मिलाकर कोई एक पकवान बनाए, किसी एक प्रकार का पकवान बनाए, दूसरा व्यक्ति दूसरे प्रकार का पकवान बनाए, तीसरा व्यक्ति थोड़ा सा ज्यादा नमकीन करे, चौथा व्यक्ति ज्यादा पानी डाले, पांचवा व्यक्ति ज्यादा मैदा का इस्तेमाल करे। इस प्रकार से कुछ ही प्रकार की चीजों से विभिन्न प्रकार की आप चीजें बना रहे हैं। चीजें सबको वही मिली, सबको सेम टू सेम चीजें मिली, लेकिन उन सेम टू सेम चीजों को उन्होंने विभिन्न प्रतिरूपों में चेंज कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। वही हाल है कि यदि हमारे पास नाइट्रोजन हो और ऑक्सीजन हो, दो तत्व हमको मिल गए। अब इन दो तत्वों से प्रकृति में क्या बनता है? बहुत सारी चीजें बन सकती हैं। आपका NO बन सकता है, आपका N2O बन सकता है, NO2 बन सकता है। ठीक है, बहुत सारी चीजें बन सकती हैं। इन्हीं के एटम्स के घटने और बढ़ने से बहुत सारी चीजें बनती हैं और इन यौगिकों को उनकी एक अलग से प्रॉपर्टी मिल जाती है। ठीक है, उसी प्रकार से एक N2O3 बन जाता है, N3O4 बन जाता है, N2O5 बन जाता है। तो इस प्रकार से दो प्रकार के तत्वों से कई प्रकार के यौगिक बन सकते हैं। अब देखिए वर्ल्ड जो हमारा है, जो संसार है, जो ब्रह्मांड है, वो कितना विभिन्नता युक्त होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा यूनिवर्स में डाइवर्सिटी पाई जाती इसीलिए। अब ध्यान से देखिएगा, जो कार्बन होता है, कार्बन वैसे तो हम सभी लोग क्या समझते हैं, कार्बन एक काला काला चूर्ण टाइप का होता है, ब्लैक कलर का। लेकिन इसी कार्बन से आपको हीरा भी प्राप्त होता है। ठीक है, इसी कार्बन से आपको ग्रेफाइट प्राप्त होता है। यही कार्बन हमारे शरीर में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, हमारा शरीर कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, इन सभी तत्वों से मिलकर बना है। अब ये तत्व कहीं पर बहुत ज्यादा सॉलिड हो जाते हैं, जैसे कि यही कार्बन बहुत सॉलिड हो गया तो हीरा बन गया। हीरा एक ऐसा एलिमेंट है, हीरा डायमंड एक ऐसा नॉन मेटल है, एलिमेंट नहीं कहूंगा, हीरा एक ऐसा अतत्व है, अधात्विक तत्व है जो सबसे ज्यादा कठोर होता है। ठीक है, अब देखिए वही कार्बन जब लकड़ी को जलाया जाता है, कितना आसानी से आप उसको मसल सकते हैं। लेकिन यदि वही कार्बन अपने आप में कुछ ऐसा समायोजन कर ले, ऐसा संयोजन कर ले, ऐसा एडजस्टमेंट कर ले अपने परमाणुओं के मध्य, उनके बॉन्डिंग के कारण, तो क्या बन जाता है? ये 3-4 प्रकार की चीजें बन सकती हैं। एक ही तत्व कन्वर्ट हो सकता है बहुत ही हार्ड तत्व में और बहुत ही कोमल, बहुत ही मुलायम तत्व में। ठीक है, उसी प्रकार से ये हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन को तमाम प्रकार से यूज में लाते हैं। हाइड्रोजन एक गैस के रूप में यूज की जाती है। इसी हाइड्रोजन के प्रयोग से पानी बन जाता है और वही हाइड्रोजन के प्रयोग से हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाता है। उसी हाइड्रोजन के प्रयोग से हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बन जाती है। तो एक तत्व कई प्रकार के यौगिक बनाने की क्षमता रखता है और ये जो क्षमता होती है ये केवल और केवल परमाणुओं में स्थित जो इलेक्ट्रॉन हैं, प्रोटॉन हैं, न्यूट्रॉन हैं, उनके कारण संभव हो पाता है। इसीलिए हमारा जो ब्रह्मांड है बहुत ही डाइवर्स है, बहुत ही विभिन्न प्रकार से बना हुआ है और इसमें एक चीज के दूसरे जो रूप होते हैं उनमें बहुत ज्यादा विभिन्नता पाई जाती है। एक व्यक्ति है उसमें भी कार्बन है, दूसरा व्यक्ति है उसमें भी कार्बन है, लेकिन दोनों में कितना कार्बन कम या ज्यादा है वो एक यूनिक लक्षण है। ठीक है, तो केमिस्ट्री में हम सभी लोग ये सब चीजें पढ़ते हैं
और केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं हम लोग? हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तत्वों को, बहुत सारे तत्व, अभी तो मैंने आपको जम्बल्ड फॉर्म में बताया, इधर के उधर बताए, जबकि तत्वों को एक उनके क्रम में सजाया गया है। ठीक है, हाइड्रोजन को लगाया गया है, कहीं पर हीलियम को रखा गया है, फिर लिथियम को रखा गया। उसको क्यों रखा गया है इस प्रकार से, जरूरत क्या पड़ी? देखिए, हमारे संसार में हर प्रकार के तत्व मौजूद हैं। जो भगवान, ईश्वर, अल्लाह, जीसस जो हमारे हैं, उन्होंने हम सभी को ये तत्व दिए हैं। इन तत्वों को हमें समझना था, तब तो हमको इन सभी का प्रॉपर लाभ मिल सकता। तो इनको समझने के लिए पहले तो इनको इकट्ठा करना जरूरी था। इनको इकट्ठा कर हम लोगों ने कर लिया, जान लिया इनके बारे में। अब इनको रखा कैसे जाए? एक कमरे में यदि आपको भेज दिया जाए और उस कमरे में बहुत सारे कपड़े हैं, चलिए कमरे की बात छोड़ दिए, एक आपको मॉल में भेज दिया जाए, वहां पर आप एक फैशन ट्रेंड उसमें गए, आपने देखा बहुत सारे कपड़े ऐसे ही ढेर बने पड़े हुए हैं, उसी में बीच में जूते भी पड़े हुए हैं, वहीं पर टॉवल्स भी पड़े हुए हैं, वहीं पर पैंट्स भी पड़े हुए हैं, वहीं पर सलवार सूट्स भी पड़े हुए हैं, विभिन्न प्रकार के कपड़े, विभिन्न प्रकार के बच्चों के, बूढ़ों के, जवानों के, मेल के, फीमेल के पड़े हुए हैं। अब यदि आपसे कोई कहे कि देखिए ये है ढेर, आप मॉल में जाइए, आप इस ढेर में से अपने काम की चीजें निकाल लाइए, तो अब आप चाहोगे तो अब आप सारा का सारा ढेर जो है उबड़ खाबड़ तरीके से इधर से उधर फैलाएंगे। तब अगर आपको चीज़ ढूंढे मिल जाएगी तो ढूंढने से आप उसको निकाल लेंगे, नहीं मिल जाएगी तो आप बाहर चले आओगे। लेकिन अल्टीमेटली क्या होगा, वहाँ पर जो ढेर होगा वो एक कूड़े के ढेर में तब्दील हो चुका होगा। फिर से उन चीज़ में कोई व्यवस्थापन है ही नहीं, कोई व्यवस्था उनकी नहीं है। तो हुआ क्या, यदि आप अभी नॉर्मल मॉल में जाते हैं, आप क्या देखते हो, आपका एक सेक्शन वो बना हुआ है, दूसरा सेक्शन यहाँ पर है, मेन का सेक्शन इधर है, किड्स का सेक्शन उधर है, विमेन का इधर है। तो आपको एटलीस्ट इतना पता है कि मुझे इस जगह पर जाना है, इस साइज की चीज़ लेनी है और ये चीज़ लेनी है और लेकर आराम से वापस चले जाना। तो इससे क्या होता है, चीज़ों को हौच पौच नहीं करना पड़ता, चीज़ें जम्बल्ड नहीं होती हैं और आप आराम से अपना काम जल्दी से चुटकियों में, मिनटों में करके निकल आते हैं। और अगले व्यक्ति के लिए भी काफ़ी आसान होता है इन सब चीज़ों को फाइंड आउट करना, ढूंढना। तो फ्रेंड्स, यही है जो केमिस्ट्री में एलिमेंट्स हैं। 114 एलिमेंट्स अभी तक नोन हैं, ज्ञात हैं अपने ब्रह्मांड में हम सभी लोगों को। मैं ये नहीं करूँ उससे ज़्यादा हो नहीं सकते हैं, 114 एलिमेंट अभी ज्ञात हैं, जिसमें जो 92 एलिमेंट्स हैं, जो 92 तत्व हैं, वो नेचर में पाए जाते हैं, नेचुरली अकरिंग होते हैं, प्रकृति के द्वारा ही निर्मित हैं वो। और बाद बाकी बचे तत्वों को प्रयोगशाला के में मिश्रण में करके बनाया जाता है, बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार से तो बहुत सारे तत्व हो गए। अब इन तत्वों को एक क्रम में रखना तो जरूरी है ना। यदि हम उस तत्वों को क्रम में नहीं रखेंगे, किसी क्रम में तो आप रखेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको मॉल का एग्जाम्पल दिया, मॉल के एग्जाम्पल में क्रम होता है कि 0 से 1 साल के बच्चे के लिए यहाँ पर है, 1 से 2 साल के लिए बच्चे के लिए यहाँ पर है, कपड़े 3 से 4 साल के लिए यहाँ पर है, वयस्कों के लिए। तो आपको एक क्रम तो निर्धारित करना पड़ेगा कि हम इन तत्वों को किस क्रम में रखें। तो उसके लिए हम लोगों ने किस बारे में स्टडी हमको करना है, पीरियोडिक टेबल के बारे में, आवर्त सारणी के बारे में। उन तत्वों को हमने एक टेबल के रूप में सजाया और उन तत्वों को वहां पर हम लोगों ने लिख दिया, रख दिया, उनके गुणधर्मों के आधार पर, उनके परमाणु क्रमांक के आधार पर, उनके परमाणु त्रिज्याओं के आधार पर क्या होती है, सब आगे आने वाले चैप्टर्स में मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, तो केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल के बारे में, आवर्त सारणी इसको बोलते हैं, पीरियोडिक टेबल के बारे में। और हम लोग कुछ केमिस्ट्री की जो हिस्ट्री है उसके बारे में स्टडी करते हैं, जैसे कि परमाणु क्या होता है, परमाणु के बारे में किसने हमको बताया, परमाणु के बीच में क्या होता है, प्रोटॉन होता है और साथ में न्यूट्रॉन होता है बीचों बीच में। ठीक है, परमाणु के चारों ओर क्या घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर माइनस चार्ज होता है। प्रोटॉन जो अंदर होते हैं उनके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है।
ठीक है। न्यूट्रॉन कैसे होते हैं? न्यूट्रॉन होते हैं न्यूट्रल, अर्थात उन पर जीरो चार्ज होता है, कोई चार्ज ही नहीं होता है, उनकी वजह से तो वजन बढ़ता है केवल। तो जब प्रोटॉन का चार्ज अंदर होगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज बाहर होगा, प्लस और माइनस होगा, तो प्लस और माइनस मिलकर क्या बनाएंगे? परमाणु पर कोई भी नेट चार्ज नहीं होगा, टोटल चार्ज तो परमाणु पर जीरो ही बनेगा जाकर, क्योंकि प्लस अंदर है, ऊपर माइनस, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब प्रोटॉन प्लस के अंदर हैं, इलेक्ट्रॉन उतने ही माइनस के बाहर हैं, तो कौन बड़ा कौन छोटा, ठीक है ना। तो जो आभासी, जो उनका जो चार्ज होता है, जो प्रभावी चार्ज होता है, वो जीरो माना जाता है। ना तो तुम ज्यादा ना तो हम ज्यादा, तो फिर चुपचाप से बैठ जाओ। तो परमाणु हमारा एक उदासीन एक कण कहा जाता है। क्यों? अगर उनके पार्टिकल को अलग अलग देखोगे तो प्लस और माइनस मिलेगा, लेकिन अगर पूरे परमाणु को देखेंगे तो परमाणु में कोई आवेश या कोई चार्ज या कुछ भी आप समझ लो, बिजली तो नहीं कहूंगे, आपके लिए समझाने के लिए मैंने बोला। तो इस प्रकार से परमाणु के बारे में हमने पढ़ा। परमाणु के अंदर जो परमाणु के अंदर जो कण पाए जाते हैं, उनकी खोज किसने की, वो क्या होते हैं, उनको किसने सबसे पहले देखा, और उनका जो प्रभाव होता है एक दूसरे पर किस प्रकार से पड़ता है, उनका वजन कितना होता है, उस वजन से और क्या प्रभाव हो जाता है, उनके उपस्थिति से परमाणु पर क्या असर पड़ता है, परमाणु छोटा क्यों हो जाता है, परमाणु बड़ा क्यों हो जाता है। तो हम लोग परमाणु के बारे में पढ़ते हैं। और हम लोग पढ़ते हैं कि बहुत सारे जो हमारे लॉज हैं केमिस्ट्री में, जो नियम हैं, उन नियमों के बारे में भी पढ़ेंगे। जैसे कि केमिस्ट्री में स्टार्टिंग में आपको किसी भी चीज़ों को जोड़ने के लिए, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने जोड़ दिया क्या, कार्बन का आपने जब कंबशन कराया, कार्बन और ऑक्सीजन को जब जोड़ा जाता है, कंबशन मतलब जलाना, तो क्या बन जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाती है। तो अब आपको ये बताना होता है कि आपके जो है यहाँ पर आपने अगर 2 ग्राम कार्बन ले ली और 2 ही ग्राम ऑक्सीजन ले ली, तो आपके पास बनेगा 4 ग्राम CO2 बनेगा जाकर। तो ये ऐड कर लीजिए, 4 ग्राम हो गया, ये भी ऐड कर लीजिए 4 ग्राम। तो इधर के अभिक्रिया जिसने की, ठीक है ना, उसके बाद जो प्रोडक्ट बना, जो उत्पाद बना, उन दोनों का जो मास होता है बराबर ही होना चाहिए। तो ये नियम होते हैं हमारे लिए, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है ना। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास किसने दिया? एंटोनी लेवोइजियर ने दिया। किस सन में दिया? ये सब आपके केमिस्ट्री में पढ़ाए जाते हैं और क्वेश्चन भी बनकर इनसे आते हैं। तो इन रूल्स और रेगुलेशंस और नियमों के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। दूसरा लॉ क्या होता है, तीसरा लॉ क्या होता है, चौथा लॉ क्या होता है, ठीक है ना। लॉ ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शन, मल्टीपल प्रोपोर्शन, एवोगाड्रो कांस्टेंट, बेल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये सब क्या होते हैं, सब मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा। और यही केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री में हम पढ़ तो तत्वों के बारे में रहे हैं, लेकिन तत्वों के बारे में क्या पढ़ेंगे? तत्व क्या होता है, कैसे बना, उससे क्या बनता है, वो जुड़ता कैसे है, वो अलग कैसे होता है, वो जुड़ना मतलब बॉन्डिंग कैसे हुई, उसका बॉन्डिंग का विभाजन कैसे हो गया, स्पेक्ट्रम कैसे बना, क्या कलर आया। आपके किचन में किस प्रकार से केमिस्ट्री आती है, किचन में भी तत्व ही तो है। आप अपने घर की 4 दीवारी को देख लीजिए, वहां पर भी जो सीमेंट बनी हुई है, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है अपने घर की दीवारों पर या छत पर लगवाया है, वो भी तो केमिकल ही है। केमिकल अर्थात जो तत्वों के संयोजन से मिलकर बनता है, उसको हम लोग केमिकल बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इस बारे में पढ़ते हैं। केमिस्ट्री कोई कठिन चीज नहीं है। चूंकि केमिस्ट्री को आपने पहले कभी उस तन्मयता से पढ़ा नहीं, उस मजे के साथ पढ़ा नहीं, इसलिए आपको केमिस्ट्री के बारे में इंटरेस्ट नहीं है। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, जिस चीज में इंटरेस्ट नहीं होता है, कठिन वही चीज हमारा ब्रेन समझ लेता है। जबकि कोई भी चीज दुनिया में कठिन नहीं होती, कोई भी चीज दुनिया में सरल नहीं होती। देयर इज नथिंग लाइक हार्ड और टफ, ठीक है। कोई भी चीज ऐसी नहीं होती। बस जिस चीज में आपको इंटरेस्ट जग गया, तो आपको इंटरेस्ट अब केमिस्ट्री में जगेगा। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो आप इस वीडियो को अभी लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो फ्रेंड्स,
जो केमिस्ट्री उसमें आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। केमिस्ट्री से इजी होती है फिजिक्स में, आपको फिजिक्स में भी बताऊंगा और किस प्रकार से जो फिजिक्स के एनालिटिकल क्वेश्चंस आते हैं उनको इजीली चुटकियों में कैसे सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, साइंस में कोई ट्रिक नहीं होती है, और यदि कोई टीचर आपको बताता है कि मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा तो समझ लीजिए वो आपको केवल गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि दुनिया में इतनी सारी ट्रिक्स बन जाती हैं कि वो ट्रिक्स को याद करना ही सबसे बड़ी कठिनाई का जो रूप बन जाता है। तो ज्यादा ट्रिक्स के पीछे मत पड़िए, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, ब्रेन आपको ऑटोमेटिकली ट्रिक्स बताना शुरू कर देगा। ठीक है ना। कॉन्सेप्ट का मतलब मैंने क्या बताया, अगर मैंने आपसे कह दिया कि आप इस रास्ते से जाओ, ये करना, तो आपको वो रटना पड़ेगा। और यदि आपको बिना बताए आप कह दो भैया ये रास्ता है, आप बिना बताए उस रास्ते पर चले गए, तो आप क्या करेंगे, आप जाओगे, आप इधर उधर संभलोगे, उसके बाद संभलने के बाद देखो कि पत्थर तो नहीं है, कहीं खाई तो नहीं है, तो आप खुद संभल कर आपका ब्रेन अपने आप उसकी जो इमेज है, उसकी जो फोटो है अपने ब्रेन में रखता जाएगा, अपनी मेमोरी में रखता जाएगा। और इसको क्या कहते हैं, इसको आपको कहते हैं कि आपने जो कार्य किया उसकी इमेज आ गई, उसको आप बोलते हैं अनुभव, एक्सपीरियंस। तो जब आप एक्सपीरियंस आपको हो गया या आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो क्या ट्रिक्स करने की जरूरत है। अब आपको किसी भी रास्ते पे भेज दिया जाए, आपको हर बंदे से पूछने की जरूरत नहीं होगी कि भैया इस प्रकार की इस रास्ते पर जाने के लिए हम क्या करें, आप ऐसा तो नहीं पूछते ना। तो वही हाल होता है साइंस में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में ज़्यादा ट्रिक्स के चक्कर में अगर आप पढ़ेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट दूर हो जाएंगे और ट्रिक्स बहुत जल्दी निकल जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा बताइएगा कमेंट में, और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।